बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास के अंदर जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम एंजाइम्स है और हम अपनी आज की क्लास के अंदर जस्ट एंजाइम के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। तो भाई बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के हमारी जो लाइफ है वो प्रोसीड नहीं कर सकती, यानी कि वो चल नहीं सकती। देखिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहा जाता है जिसमें किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा होता है और फिर उससे कोई चीज बन रही होती है, यानी कि आसान लफ्जों में किसी चीज का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। और सपोज करें, देखिए हम कोई भी फूड लेते हैं या हम कोई भी न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो जब वो आपकी बॉडी के अंदर आता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, इसको ब्रेक डाउन करती है और इससे एनर्जी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। फिर ये जो एनर्जी है आपकी बॉडी के अंदर होने वाले मुख्तलिफ फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। एनर्जी हर सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कहता है कि बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और एनर्जी के बगैर जो है वो सेल हमारे काम नहीं करेंगे और बगैर सेलों के लाइफ जो है वो प्रोसीड नहीं हो सकती। इन इस टाइप की एक्टिविटीज को कहा जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं ये कंप्लीट डिपेंड करती हैं कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर। भाई अब ये कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर दें, स्पीड अप कर दें, उनके एक्शन को स्पीड कर दें, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दें, एक्सेलरेट कर दें। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब ये जो कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल के बाहर भी काम करते हैं, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर, और सेल के अंदर भी काम करते हैं। तो जब ये सेल के बाहर काम करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं, तो हम इन्हें कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स ही कहते हैं। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल्स हम किसी लिविंग बॉडी के अंदर लेके आते हैं तो इन कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एंजाइम्स। सही है। ये जो वर्ड एंजाइम्स है ये ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसमें वर्ड एन का मतलब होता है इन, एंजाइम का मतलब होता है यीस्ट। क्योंकि ये सबसे पहले हमने जो एक्टिविटी देखी थी ये हमने यीस्ट के अंदर देखी थी, तो तभी इसका नाम हमने क्या रखा है, एंजाइम रखा है। ये कहता है ये जो वर्ड है एंजाइम्स को सबसे पहले क्विंड किया था, डिस्कवर्ड किया था जिस साइंसदान ने, उसका नाम फ्रेडरिच विल्हेम कूनी है। 1878 के अंदर जो है इसने एंजाइम के वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, एंजाइम को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका एंजाइम को डिफाइन करने का ये है कि ये एक किस्म का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। यानी कैटालाइज का मतलब होता है उसको स्पीड अप करता है, उसको एक्सेलरेट करता है। तो ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, उसको कैटालाइज कर देते हैं। इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, पहले के दौर में ये कंसीडर किया जाता था कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। यानी कि उनकी जो नेचर है वो प्योर क्या है, प्रोटीन है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आरएनए के ऐसे हैं जो कि काम करते हैं एज अ एंजाइम, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ये बात हमें थॉमस और सिडने ने बताई थी 1980s के अंदर। हालांकि उससे पहले हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। फिर बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कि अदर देन प्रोटीन हमारे पास कोई एंजाइम हो। जिस तरह से ये कहता है कि आरएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एंजाइम्स की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस तरह का एक एंजाइम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम राइबोसोम्स है। अब ये जो राइबोसोम्स है ये कौन से रिएक्शन परफॉर्म करवाता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो सेल इस्तेमाल करता है। देखो, आपको पता है कि हमारे पास जो सेल है और उस सेल का ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब कौन सी प्रोटीन बनानी है, कब बनानी है, उसका कोड जो है वो इस डीएनए के पास है। अब इस डीएनए से वो कोड हमें लेके आना होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन हमेशा साइटोप्लाज्म में बनती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्री है राइबोसोम्स वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो अब जब हम यहाँ डीएनए से जब हम उस पार्टिकुलर प्रोटीन की, उस पार्टिकुलर अमीनो एसिड का जब मैसेज लेंगे ना, तो उस मैसेज को लेने के लिए, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हीं में से एक एंजाइम का नाम क्या है, राइबोसोम्स है। तो क्या लिखा हुआ है, राइबोसोम्स कैटालाइजिंग द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू यूज्ड बाय अ सेल। यानी कि सेल जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है तो उसके लिए इसको एंजाइम्स चाहिए होते हैं जिसका नाम क्या है, राइबोसोम्स। और भी बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, उनमें से एक का नाम क्या है, राइबोसोम्स है। अच्छा, अब आप लोगों के ज़हन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये एंजाइम्स किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, यानी कि इनका क्या मैकेनिज्म है। तो थोड़ा सा हम एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इस ग्राफ के जरिए मैं आपको बात समझाता हूँ।
अच्छा भाई, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा किसे जाता है। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और उन रिएक्टेंट को मिला के उनसे प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो ये कहता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। अच्छा देखो, अगर सेल के बाहर ये काम हो रहा है, कोई भी हम रिएक्शन सेल के बाहर करवा रहे हैं, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो करवा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी हम किस एनर्जी के तौर पे हम किसको इस्तेमाल करते हैं? हीट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट देते हैं, उसके जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर की जब हम बात करते हैं, उसको इतनी हीट तो हम नहीं दे सकते ना जितनी बॉडी के बाहर रिक्वायर्ड होती है। तो लिविंग बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं? कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अभी आपने एंजाइम्स का नाम दिया है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, इसको जाके ये लोअर डाउन कर देते हैं। आपने याद रखना है, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करते, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, और नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है। तो बहरहाल ये क्या लिखता है? कहता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अदद एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपने याद रखना है कि बगैर एंजाइम्स के ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये हमेशा क्या होती है? हाई होती है। और जो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये जाके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं, और केमिकल रिएक्शन आपका क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर वो एक हमारी बड़ी डिबेट है। आप फिलहाल उसमें ना पढ़ें, जस्ट इतना याद रखें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा किससे जाता है, और बगैर एंजाइम्स के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई होती है। हम जैसे उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को आके क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, और आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है। देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो कि मिलके आपको ये प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं। अब आप पहले ये रेड वाला ग्राफ देखें, और हमने जब ये रेड वाले ग्राफ को इस्तेमाल किया रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और सपोज करो कि हम यहाँ पे टाइम भी लगाते जाते हैं ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। मिसाल के तौर पे ये जो रिएक्शन परफॉर्म हुआ ये कितने मिनटों के अंदर हुआ? 15 मिनटों के अंदर। इस जगह पे आके आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिट स्टेट कहा जाता है मेरे ख्याल में, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। बहरहाल ये कहता है कि आपने यहाँ से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट स्टार्ट करना शुरू किया, यहाँ पे होते जा रहे हैं, अभी तक हुए नहीं हैं, लेकिन इस पीक पॉइंट पे जैसे आके पहुंचते हैं तो आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये टाइम बताया, तो टोटल टाइम कितना लगा? 15 मिनट लगे। और ये टाइम इतना क्यों लगा? क्योंकि हमने किसी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम क्या करते हैं? इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं ये रिएक्शन कितनी देर में होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, हमने एंजाइम का इस्तेमाल किया, लिखा हुआ है विथ एंजाइम, ये ब्लू एरो शो कर रहा है एंजाइम वाले को। तो ये कहता है कि विथ एंजाइम हमने यही रिएक्शन जो पहले 15 मिनटों में हो रहा था, अब उसी रिएक्शन को हमने क्या किया? 5 मिनटों के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और ऐसा किसकी वजह से हुआ? ऐसा हुआ एंजाइम की वजह से। और एंजाइम ने क्या किया? ये जो एक्टिवेट करना था ना, एक्टिवेशन जो एनर्जी थी वो पहले ज्यादा थी, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी पहले आपसे 15 मिनट मांग रही थी, अभी वही एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 5 मिनट में क्या हो गई है? एक्टिवेट हो गई है, और आपके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेशन एनर्जी को आके क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, और आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो एंजाइम के कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।